हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। पिछले वीडियो में मैंने हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियमों की चर्चा की थी। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, यानी यदि हिंदी वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो तो उसका हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अर्थ समझ लेते हैं। तो बच्चों, जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है, तो प्रेजेंट माने आप जानते हैं वर्तमान काल, और कॉन्टिन्यूअस हम कहते हैं जो कार्य कंटिन्यू हो, जारी हो, और इसको हम अन्य और नामों से पुकारते हैं। इसी कॉन्टिन्यूअस को हम इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं, जिसकी हिंदी होती है अपूर्ण काल या प्रोग्रेसिव टेंस यानी प्रगतिशील काल। ओके, तो इस प्रकार कॉन्टिन्यूअस को हम इम्परफेक्ट या प्रोग्रेसिव टेंस कहते हैं। इम्परफेक्ट की हिंदी होती है अपूर्ण, यानी वह कार्य जो अपूर्ण होता है, ओके, वही कंटिन्यू रहता है, यानी जो कार्य पूरा नहीं होता है वही चल रहा होता है। ओके, तो जब इस तरह के वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना हो तो सबसे पहले हम वाक्य को पहचाने कि वह किस टेंस का है। ओके, और इसके बाद हम उसके नियम का अप्लाई कर दें। ओके बच्चों, जैसे यहाँ पर मैं वाक्य लिखता हूँ कि मेरा मित्र पत्र लिख रहा है। बच्चों, इस वाक्य को आप देखिए, जब आप इस वाक्य को देखेंगे तो इस वाक्य के अंत में रहा है, रही है आया है। ओके, जब हिंदी वाक्य के अंत में बच्चों रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूँ आता है, तो इस तरह का जो सेंटेंस होता है वह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है। ओके, और यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये जो कॉन्टिन्यूअस होता है, ये कॉन्टिन्यूअस एक क्षणिक या अल्पकाल के कार्य को दर्शाता है। जैसे मेरा मित्र पत्र लिख रहा है, तो उसने पत्र लिखना शुरू किया, फिर आगे बढ़ता गया, और इसके बाद उसके लेटर का अंत होगा, यानी इसमें कार्य की बिगिनिंग हुई, फिर कार्य का डेवलपमेंट हुआ और कार्य का एंड हुआ। ओके बच्चों, तो यहाँ पर आप ये देखें कि जो वाक्य होगा हिंदी का, उसके अंत में रहा है, रही है आएगा। अब आता है क्वेश्चन कि इसका हम ट्रांसलेट कैसे करें। बच्चों, तो इसके जो रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन हैं उसको आपको जानना है। तो जब इस तरह के वाक्यों का आप ट्रांसलेट करें तो जो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो, ओके, जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है ही, सी, इट या राम सीता के साथ में आप हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग कर दीजिए, और यदि आपका सब्जेक्ट आई है तो उसके साथ आप एम लगा दीजिए, और यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, ओके, तो उसके साथ आप आर का प्रयोग कर देंगे। बस आपका हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं इस सेंटेंस में। ये मेरा मित्र सिंगुलर सब्जेक्ट में है बच्चों, जिसकी अंग्रेजी आप लिखेंगे माई फ्रेंड। ओके, और ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके साथ आप सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। इसी को हम SPV हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, सहायक क्रिया कहते हैं। ओके, तो सिंगुलर की सहायक क्रिया इज होती है, इज आप लगाएंगे, और इसके बाद में आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। ओके, जो क्रिया के 4 रूप होते हैं बच्चों, उसमें एक प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, और जो क्रिया की ING फॉर्म होती है, ओके, उसी को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। तो आप लिखना की अंग्रेजी लिखेंगे राइट होता है, और उसका प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होगा राइटिंग, और पत्र है तो ए लेटर आप ऑब्जेक्ट लिख देंगे। इस प्रकार से आपका ट्रांसलेशन हो जाएगा। ओके, और यदि यहीं पर ये सब्जेक्ट प्लूरल होता, ओके, तब यहाँ पर आप इज ना लगा करके आर लगा देती, और यदि यहाँ पर सब्जेक्ट आई होता तो यहाँ पर हम एम लगा देते। जैसे एक हिंदी में वाक्य मैं लिखता हूँ, ओके, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। बच्चों, ये ट्रांसलेशन देखें आप। ओके, अब आप देखिए इस सेंटेंस को, तो आप पाएंगे कि इसमें सब्जेक्ट आई आया हुआ है। ओके,
तो आई के साथ क्या आपको लगाना है, एम लगाना है। तो आपका ट्रांसलेशन हो जाएगा आई एम, और फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल आप लगा देंगे, टीचिंग, और इसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ओके, बस आपका ट्रांसलेशन बन जाएगा। ओके बच्चों, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। और यदि यही सेंटेंस आपका निगेटिव होता, ओके, क्योंकि सेंटेंस जो आप पढ़ेंगे इसमें वो 4 तरह के पढ़ेंगे, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव। और यदि मान लीजिए यही सेंटेंस आपका निगेटिव होता कि जैसे मेरा मित्र पत्र नहीं लिख रहा है, बच्चों यहाँ पर अगर नहीं होता, अगर यहाँ पर नहीं लगा होता तो आप क्या करते, तब आप इज के बाद में नॉट लगा देते। ओके, और यहाँ पर मैं तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ, इस तरह का वाक्य होता तो आप एम के बाद में नॉट लगा देते। यानी बच्चों यदि आपका वाक्य निगेटिव हो तो आप क्या करेंगे, इज, एम या आर जो आपकी सहायक क्रिया होगी उसके बाद में आप नॉट लगा देंगे। बस आपके हिंदी वाक्य का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में कहते हैं बच्चों प्रश्नवाचक वाक्य। इसका प्रयोग हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं, और जब हम प्रश्न पूछते हैं तो उसका उत्तर हमें 2 तरह से प्राप्त होता है। एक तो उत्तर हमें प्राप्त होगा यस या नो में, ऐसे हिंदी वाक्यों में सबसे पहले क्या लगा होता है। ओके, और दूसरा जो प्रश्न होगा वह प्रश्नवाचक शब्द के अनुसार हम उसका उत्तर देंगे। यानी प्रश्नवाचक शब्द अगर आपसे स्थान पूछता है तो आप स्थान को आंसर में देंगे, या समय पूछा जा रहा है तो समय को आप बताएंगे। ओके, और दोनों प्रकार के सेंटेंस का अनुवाद का अलग अलग नियम है। तो यदि वाक्य में सबसे पहले क्या लगा हो, अर्थात ऐसा प्रश्नवाचक वाक्य हो जिसका उत्तर आपको यस या नो में देना हो, तो बच्चों आप जब उसका ट्रांसलेट करें तो उसमें क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है। फिर क्या लिखते हैं, पहले हम देखेंगे इसमें सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट मैंने देखा तुम्हारा मित्र, यानी तुम्हारा मित्र ये एक वचन है। ओके, ये क्लियर हो गया। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा सहायक क्रिया होगा, यानी सहायक क्रिया क्या है इसमें, इज एम आर, इसी इज एम आर को हम सब्जेक्ट से पहले कर देंगे। अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो हम पहले करेंगे उससे इज। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिख देंगे इज योर फ्रेंड, और इसके बाद में हम क्या करेंगे, अपना क्रिया की आईएनजी फॉर्म लिख देंगे, और इसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिख करके प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए। आपका ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गया। इज योर फ्रेंड राइटिंग ए लेटर। और यह प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया हुआ है, जैसे आप एग्जाम्पल देखें यहाँ पर क्या बीच में आया है, और फर्स्ट सेंटेंस में ये पहले आया था। तो तुम्हारा मित्र क्या लिख रहा है, ऐसे प्रश्न का उत्तर आप यस या नो में नहीं दे सकते हो। और इसमें प्रश्न पूछता है क्या, यानी ऑब्जेक्ट की जानकारी चाहता है, तो आप ऐसे में उसकी अंग्रेजी लिखोगे। तो बच्चों क्या करेंगे, क्या की अंग्रेजी होती है व्हाट। यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया हुआ हो तो उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी हम सबसे पहले लिख देते हैं। तो हम लिखेंगे व्हाट। ओके, और इसके बाद में हम सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट भी इसमें एक वचन है, इसलिए इसके बाद में यानी प्रश्नवाचक शब्द के बाद में हम सहायक क्रिया इज एम आर लगाएंगे। तो व्हाट इज़ योर फ्रेंड, आप फ्रेंड लिख देंगे, और इसके बाद में आप क्रिया की आईएनजी फॉर्म लिख देंगे कि व्हाट इज़ योर फ्रेंड राइटिंग। इसी को हम क्वेश्चन वर्ड क्विज कहते हैं। ओके, तो पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। तो इस तरह से आप दोनों प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर लेंगे। व्हाट इज़ योर फ्रेंड राइटिंग। अब आते हैं एक और एग्जाम्पल है, तुम कहाँ जा रहे हो। यहाँ पर आप देखिए कहाँ शब्द बीच में आया है। ओके, और इसमें स्थान पूछा जा रहा है, और इसमें सब्जेक्ट बच्चों प्लूरल है यानी यू। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले कहाँ की अंग्रेजी लिखेंगे। तो कहाँ की अंग्रेजी होती है व्हेयर, और इसके बाद सहायक क्रिया आर लगा दीजिए, और इसके बाद सब्जेक्ट लिखिए, और इसके बाद क्रिया में आईएनजी आप लगा दीजिए। बस आपका ये ट्रांसलेशन
कंप्लीट हो गया। ओके बच्चों, तो बच्चों इन क्रियाओं को देखिए, जो क्रिया यूज की गई है जैसे लिखना, जानना, पढ़ना, ये क्रियाएं डायनामिक कहलाती हैं। ओके, डायनामिक क्या कहते हैं? ऐसी क्रियाएं जो गतिशीलता को दर्शित करती हैं, यानी ये ऐसी क्रियाएं होती हैं जो अस्थायी कार्य को नहीं दर्शाती हैं। ओके, एक एग्जाम्पल और देखें, इसके बाद इस वीडियो को हम फिनिश करेंगे बच्चों। मैं एक बंदर देख रहा हूँ। इस वाक्य को देखिए, इस वाक्य के अंत में भी रहा है, रही है, आया है, लेकिन क्या इस सेंटेंस को हम कॉन्टिन्यूअस कहेंगे? इस सेंटेंस को बच्चों हम कॉन्टिन्यूअस देखने में तो लग रहा है, लेकिन जब इसका हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के नियमों के अनुसार बनेगा। यानी इसका जो ट्रांसलेशन होगा वो होगा आई सी ए मंकी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि बच्चों जो सी वर्ब प्रयोग किया गया है ये हमारे 5 सेंसेस से, हमारे 5 इंद्रियों से संबंधित है और इनका कार्य क्षणिक नहीं होता है, इनका कार्य अस्थायी होता है। तो जो स्टेटिव वर्ब होती हैं वह स्टेटिव वर्ब्स कॉन्टिन्यूअस में प्रयोग नहीं की जाती हैं। जैसे आँख से देखना, नाक से सूंघना, जीभ से टेस्ट लेना और हाथ से फील करना या स्किन से फील करना। जैसे आँख जिनका फिक्स्ड एक्शन है, जैसे आँख से देखना ये आँख का फिक्स्ड एक्शन है, कान से सुनना ये फिक्स्ड एक्शन है। ओके, जिह्वा से टेस्ट लेना ये फिक्स्ड एक्शन है। अगर हमारे 5 सेंसेस के एक्शंस को व्यक्त करना हो तो सेंटेंस भले आपके कॉन्टिन्यूअस में लिखे हों, लेकिन आप उसका ट्रांसलेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही करेंगे। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।